classes jointly organized by Sports Authority of India and Cycling Federation of India. All cyclists on this platform, please note, this e-Pathshala classes are the sole initiative taken by Sports Authority of India to educate about cycling sports to the grassroots level cyclist. आप सभी को एक बेसिक्स से हम जानकारी शुरू कर रहे हैं। जब बेसिक्स क्लासेस आज के हमारे क्लास के जो रिसोर्स पर्सन है हमारे इंडिया के चीफ कोच साइकिलिंग स्प्रिंटिंग इवेंट के मिस्टर आर के शर्मा है। मिस्टर आर के शर्मा ने अपने को एक डिस्टिंक्शन प्राप्त किया है। ही इज द फर्स्ट कोच हु हैज अचीव्ड ए वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्ड मेडल। इनके जूनियर बच्चों ने इन्होंने ट्रेन किया पिछले 4 सालों में और सिंस 2014 ये हमारे इंडियन टीम के साथ जुड़े हुए हैं और इनके द्वारा ट्रेन किए बच्चों ने अभी वर्ल्ड लेवल पर गोल्ड मेडल जीता है। कई इवेंटों में एशिया के रिकॉर्ड स्थापित किए। एशियन लेवल पर भी एशियन चैंपियनशिप में भी 4 गोल्ड मेडल जीतने का इन्होंने कीर्तिमान बनाया है और विथ एशियन रिकॉर्ड्स। सो टुडे क्लास इज गोइंग टू बी टेकन बाय मिस्टर आर के शर्मा एंड द टॉपिक विल बी ट्रेनिंग ओवरलोड एंड रिकवरी। सो मिस्टर आर के शर्मा, प्लीज टेक ओवर। Over to R.K. Sharma. Okay. Good morning, class. Sat Sri Akal, Namaskar, Vanakkam. How are you? I hope everybody is good. I am really thankful to the National Federation and the Sports Authority of India that finally we have come to such a nice platform where we can impart our knowledge. मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा हमारे भारत सरकार का कि आफ्टर ऑल उन्होंने इस तरह का जो एक मुहिम जो एक शुरू की है, इससे डेफिनेटली जो हमारी जो नेशनल फेडरेशन है उनके साथ में मिलके जो कि एक्चुअली जो साइकिलिंग का जो कंट्रोल करते हैं, तो उनके साथ में काम करना जो उस काम को कर रहे हैं और ये दोनों का जो गठजोड़ है ये इस तरह के प्लेटफॉर्म को रन करने के लिए और भी बढ़िया हो जाता है और भी सुचारू रूप से हम लोग चला पाते हैं। और आज का जो टॉपिक है इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक टुडे। Today's topic will be I'll talking about a little bit about the training overload and the recoveries. So let's move on with the topic of today. Okay, now I could change the slide. Okay, now in today's topic, we're going to see. We're going to see the training load, means overload. Overloading is just nothing. You need to understand the overload. आपको ओवरलोड समझना ये है कि ओवरलोड होता क्या है। ओवरलोड मतलब आपका जो ट्रेनिंग जो है आपका ठीक तरीके से जो ट्रेनिंग जो देने का जो तरीका है उसको हम लोग ओवरलोडिंग बोलते हैं। और इसके साथ साथ 2 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती है। एक, आपने ठीक से ट्रेनिंग आपने दिया है, दूसरा है आपने ठीक से रिकवरी लिया है, जो कि बहुत जरूरी है किसी भी एथलीट को इम्प्रूव करने के लिए, डेवलप होने के लिए। See, the overloading is nothing but is the proper way of delivering the training to any athlete of any level, because level of the athletes that has to be taken into consideration whoever is doing the coaching for that athletes. And this plays very parallel with the recovery part, because the recovery is also very important. If you have the good recoveries, then with the good training load, means we call it, the technical term is overload. In a simpler term, we can say as is a good training. So with the good training and good recovery, now you develop the athlete very well. So today we have with you a boy named Bobby.
Say hello to the Bobby. So Bobby says he is a very intelligent boy. हमारे साथ में बॉबी है आज जो हमें हेल्प करेगा अपनी क्लास को बढ़ाने के लिए आगे। बॉबी बोल रहा है आप सभी बच्चों से कि चलो अब हम देखते हैं कि पहले हमें ये समझना जरूरी है कि ट्रेनिंग स्टेजेस किस तरह की होती हैं एक एथलीट के साथ में। तो जब बॉबी ने पूछा है तो हमें बताना पड़ेगा कि किस किस ट्रेनिंग स्टेजेस में क्या क्या होता है। तो लेट्स मूव अलोंग, आगे चलते हैं। देखिए ट्रेनिंग स्टेजेस, जैसे मैं पीछे के कुछ सेशंस भी मैं देख रहा था, काफी लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे कि हमें कब से ट्रेनिंग शुरू करनी चाहिए, कब से नहीं करनी चाहिए। सो इफ यू कैन सी there is no training age you can specify कि हमें कब से स्टार्ट करना चाहिए। You can start from right from the time when you start walking. जब से आप चलना शुरू करते हैं you can start your साइकिलिंग जो है आपकी वो आप शुरू कर सकते हैं। वो आप देख सकते हैं कि उनकी साइकिल थोड़ी दूसरी तरह की होती है और उन्हें तो लुक आफ्टर जो करना होता है वो पेरेंटल की गाइडेंस में होता है, उनकी पेरेंट्स की गाइडेंस में होता है, गार्जियंस की गाइडेंस में होता है। इस टाइम में जो 9 से जो 11 साल का, जिसको हम लोग एक्टिव स्टार्ट बोलते हैं और जो फंडामेंटल्स हम लोग सिखाने का कोशिश करते हैं इस टाइम में, इन द एक्टिव स्टार्ट एंड fundamentals we try to teach the fundamentals of the bicycle because during this period the child is developing his motor abilities कि किस तरह से चलना है, किस तरह से रुकना है। बहुत एनर्जेटिक होते हैं इस टाइम में बच्चे, तो उनको एनर्जी का इस्तेमाल करना सही तरीके से वो पूरा पेरेंट्स की जो उनके जो गार्जियंस होते हैं उनका देख रेख में वो सारा काम किया जाता है। और इस टाइम में जितने भी जो हम एक्टिविटी जो करवाते हैं उनके जो, हम बिल्कुल उनको ट्रेनिंग नहीं कह सकते, ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो फन एंड लर्निंग, दैट इज द मेन मोटो बिहाइंड दैट, कि उसमें खेलना और सीखना उस तरह का हम लोग एक मोटो रखते हैं। वो मल्टी डिसिप्लिन है, उसमें आपको दौड़ना है, भागना है, आप सॉकर खेलना है, फुटबॉल खेलिए, किसी को पानी में नहाना है, किसी को नहाते हुए खेलना है, किसी को रेन में नहाना है, मींस ऑल टाइप ऑफ एक्टिविटीज। किसी भी एक्टिविटीज में वो लोग मल्टी डिसिप्लिन एक्टिविटीज में भाग ले सकते हैं। और कुछ जो जिस तरह की जैसे साइकिल्स अभी आप देख रहे हैं कि इन साइकिल्स पे वो लोग चलना सीखना शुरू कर देते हैं, बट विद द पेरेंट्स गाइडेंस। उनका पेरेंट्स उनके हमेशा साथ में रहते हैं, बिकॉज किड्स लव टू गो फास्टर एंड फास्टर, लेकिन फिर उनको थोड़ा सा कंट्रोल करके रखना पड़ता है विद देयर पेरेंट्स। सो इसमें हम लोग इस स्टेज के अंदर जो फंडामेंटल जो स्किल्स है, जैसा मैं यूरोपियन एक मॉडल है, आई थिंक स्लोली वी आर आल्सो गोइंग टू अडॉप्ट दिस टाइप ऑफ मॉडल। वहां पे जो इस तरह का जो है, वहां पे बिल्कुल बच्चा छोटा रहता है, 1 साल का 2 साल का, जैसे चलना सीखता है उसी टाइम में वो साइकिल भी चलाना सीखता है। तो उस तरह से हम लोग भी यहाँ पे शुरू कर सकते हैं कि फन एंड लर्निंग, इसमें मैक्सिमम जैसे आप 0 से लेके 4 आवर्स तक का इन ए वीक आप उनका फिजिकल एक्टिविटीज का आप कुछ प्लान कर सकते हैं। दिस इज जस्ट एन टेंटेटिव to give just a fair idea that how much you should work with the younger kids। जो छोटे बच्चे हैं उनके साथ में आपको कितना करना चाहिए, ये बिल्कुल आई थिंक इन माय ओपिनियन इट इज नॉट एट ऑल गुड एंड एडवाइस दैट हम बोले कि नहीं हमारा तो 5 साल का बच्चा है, हम तो उसको 50 किलोमीटर करवाते हैं साइकिलिंग। आई थिंक that is not a good idea to start the cycling training with the kids। So let's move to the next stage। So next stage it comes to learning to train is roughly between 9 to 12 years। See, if you take the numbers which I have written, there's nothing specific to this। it can be 8 to 11 years, it can be 10 to 13 years, because it depend upon the person to person, child to child, it depend upon child to child। हर बच्चे का जो कैरेक्टरिस्टिक है, सीखने का तरीका, जो भी इंस्ट्रक्शन आप दे रहे हो वो लेने का तरीका, it is entirely different from one kid to another kids। So do not be in hurry and do not be stick to this कि नहीं हमें तो ये पढ़ाया गया था 9 से 12 साल तक आपको ये चीज सीखना ही है। please do not do that। So बच्चे को let him give some time, उनको खुद से सीखने दीजिए। जैसा मैंने बताया कि कुछ बच्चे हैं वो जल्दी सीख जाते हैं, कुछ बच्चों को सीखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इस तरह से you have to wait।
इस टाइम में क्या होता है, हम थोड़ा थोड़ा स्पेशलाइजेशन करना शुरू कर देते हैं। तो कुछ बच्चों को इसमें जैसे बोलता है नहीं मेरे को रोड साइकिल चलाने में इंटरेस्ट है, तो वो रोड की तरफ ज्यादा चलाने लगते हैं। कुछ बच्चे बोलते हैं नहीं आई लव टू राइड ए माउंटेन बाइक, और some other kids see they may say yeah I love to ride a BMX bike. So let them go sort of slide the first जो specialization है that starts at this age, learning to train. We teach them yes how to train. उनको धीरे धीरे जो उनको specific जो उनका skills है, we start teaching them the skills slowly उनको कि how to braking, how to mount the cycle, आपका safety gears क्या है, आपने helmet जरूर पहनना है, आपका clothing right होना चाहिए, आप बिल्कुल छोटी छोटी जो चीजें हैं उन्हें सब हम बताना शुरू कर देते हैं। इवन हम इसके अंदर हम जो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन जो फर्स्ट स्टेज है वो हम इसमें करना शुरू कर देते हैं, बिकॉज द चाइल्ड इज रीचिंग अप टू 12 years of age, और उस टाइम में हम जो फर्स्ट जो प्राइमरीली जो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन है दैट वी कैन डू इन दिस एज। और हम उनको जो छोटे जो कंपटीशन है जो उनकी एज के अंदर है उन कंपटीशंस में एक्सपोज करना शुरू कर देते हैं। This is at this age we can start doing the first part of the talent identification with the kids, and with these programs and with this training part, still the lot of the training that will be a fun and learning part, but a little bit of the cycling specific training part it will be involved in this cycle. Say maximum training duration maybe 6 to 7 hours in a week. I think that is more than enough for this kind of kids, because they also attend the schools and all, so a lot of other studies pressure is also there. So whenever they find time, I think 6 to 7 or 8 hours maybe is more than enough for the riders. And if you talk about the beginner ones, you can start with the 4 or 5 hours in a week, and then slowly when they become intermediate athletes, then little bit 6 hours, then little advanced athletes means they are you are exposing them to the local competitions. अगर आप उनको local competitions में भाग लेने के लिए तैयार कर रहे हैं तो थोड़ा सा उन्हें ज्यादा का मतलब ये नहीं है कि नहीं ज्यादा करने के लिए बोला है तो हम उनको 50 घंटे की ट्रेनिंग करवाएं, that is not good. 6 to 7 or 8 hours, as I think in my opinion is more than enough. So a lot of people will have different opinions about it. So in this stage the longest session can be maximum is 1 hour 45 minutes. There's a max that also you have to attempt, I think once in a week. Not that ki you take a note ki maximum training session 1 घंटा 45 मिनट बताया था मेरे को तो मैं रोज यही ट्रेनिंग करूंगा, तो इस तरह से नहीं करना है। You have to wait, that's the maximum आप उनको ट्रेनिंग करवा सकते हैं। तो हम नेक्स्ट स्टेज की तरफ हम चलते हैं। तो जो नेक्स्ट स्टेज जब आ जाती है ये 12 से लेके 16 साल तक की जो स्टेज है, अब इस स्टेज में देखिए क्या होता है कि अब आप इसमें आप नेशनल कैटेगरी में आप एक्सपोज हो रहे हैं। इसमें जो हमारे नेशनल की जो यूथ कैटेगरी है 12 से लेके 14 साल तक, अब आप उसमें नेशनल में खेलने के लिए आप इस कैटेगरी में आ जाते हैं। और जो सब जूनियर का जो कैटेगरी है 15 और 16 साल का, in this train to train means we are giving them training to how to do the training. इस स्टेज के अंदर जो एथलीट्स हैं उनको ट्रेनिंग देने का हम सिखाने लगते हैं, इनमें थोड़ा और ज्यादा स्पेशलाइजेशन करने। एंड दिस इज द राइट एज व्हाट आई फील टू डू द एक्चुअल टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, दैट हु इज गोइंग टू डू और हु इज गोइंग टू राइड व्हाट इवेंट इन फ्यूचर। कि आने वाले दिनों में जो ये एथलीट है यहाँ पे आपको इस स्टेज में उसको बिल्कुल डिफरेंशिएट कर देना चाहिए कि दीज आर द एंडुरेंस में भी अलग से जो स्पेशलाइजेशन है, ये इंडिविजुअल्स के लिए अच्छा होगा, ये बंच रेसिंग के लिए अच्छा होगा, ये has got this qualities to riding in a team, ये उसमें अच्छा होगा। अब स्प्रिंटिंग के लिए भी you have to do some different, उसके अंदर आपको करना होता है कि ये he is good in flat out sprints और ये tactical skills में he is good, तो he is good to ride a Karen race। अगर ये flat out race चलाना चाहता है तो 1 किलोमीटर टाइम ट्रायल इसको ये चला सकता है। तो इस तरह का जो स्पेशलाइजेशन है वो हम शुरू कर सकते हैं। दिस इज द राइट एज। और इसमें जो है हम आगे जो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, धीरे धीरे हम जो एडवांस लेवल की जो टेक्निक्स है वो सिखाना हम शुरू कर देते हैं। बिकॉज फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर मींस 17 इयर्स में आप इंटरनेशनल जो कैटेगरी है आपकी, इंटरनेशनल कैटेगरी में आप जो रेसिंग करना शुरू कर देते हैं जूनियर्स में, तो उसके अंदर आपको उन स्किल्स की काफी ज्यादा जरूरत होती है। वी स्टार्ट टीचिंग द एडवांस
level of the skills. उनको थोड़ा सा riders को skills को लेने में थोड़ा time लगता है, but this is the right time. We have to start teaching the riders this kind of advanced skills. डिसिप्लिन स्पेसिफिक, जैसे मैंने अभी बताया कि डिसिप्लिन स्पेसिफिक हम लोग आईडीज इसमें कर देते हैं. अब इसमें फिक्स हो जाता है कि इसमें फिर this no change, but still you have got some room to change, because you never know कि because these are growing kids, you never know कि आपने talent identify कर दिया, but after his full growth maybe in another 1 year or 1.5 year he is good in the endurance events, और जो endurance में जो गया है he is good at the sprinting events. तो आपको उसको उधर एडवाइस करना चाहिए एज ए कोच, और पेरेंट्स और गार्जियन, आप जो भी आप उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं उनको एडवाइस करना चाहिए. आई थिंक you will be successful. Why don't you try with this event? And if the kid says yes, I will try it out, so yes, why not to do? So that kid will be more successful in that particular discipline. Training hours, maybe there's 6 to 12 hours. That just I'm giving just a rough idea how you have to do the training. इसमें 6 से 12 घंटे तक आप जैसे ट्रेनिंग कर सकते. मैक्सिमम सेशन 2 से 2.5 घंटे तक आपका हो सकता है, वो लॉन्ग जो एंड्योरेंस राइडिंग का है. और इस टाइम में बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं रहता है. ऑल द राइडर्स दे ट्रेन टुगेदर सभी को, और जैसे जैसे 16 साल के जैसे पास पहुंचते हैं बच्चे, तो उस टाइम में पर्टिकुलर स्पेसिफिक जो ट्रेनिंग है वो हम शुरू कर सकते हैं. जैसा कि आप फोटोज में देख सकते हैं कि देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से लोग एक ग्रुप राइड कर रहे हैं बच्चे. So it means they have been exposed to certain kind of skill development. उनका जो group riding जो skills है, उनका riding on the road है, और जो changeover है, riding the slip stream है, जो bunch racing का जो experience है, वो सारा चीज इसमें आपको मिलने लगता है. Now moving on to the next slide. अब देखिए इसमें learn to compete, अभी जो next stage हमारी आती है कि हम competition में कैसे भाग लें. तो ये जो एज जो कैटेगरी है, ये 16 साल से लेके 18 साल तक का माना जाता है. अब आप जिसमें इसमें बात करेंगे तो ये हमारे जो नेशनल और इंटरनेशनल जो कैटेगरी है वो बिल्कुल सेम हो जाती है. जूनियर जो कैटेगरी है 17 और 18 की, तो इसमें अप टू द वर्ल्ड चैंपियनशिप्स आप जो कॉम्पिटिशंस अवेलेबल है. दिस इज द जूनियर कैटेगरी, एंड इन दिस कैटेगरी द अप टू द वर्ल्ड चैंपियनशिप यू हैव द इवेंट्स. You have road world championship, you have track world championships, and on all other championship in the junior category. अब इसमें क्या है, बहुत ही बढ़िया तरीके से स्पेशलाइजेशन, ओनली पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन की आपको ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि आपका जो इंजन है वो इट विल बी डेवलप टू द नेचर ऑफ योर इवेंट. We have to give the specific training. अगर स्प्रिंटर है तो इसलिए प्योर स्प्रिंटर का उसको ट्रेनिंग दिया जाएगा. अगर पस्टूट राइडर्स है, मिक्स एंड्योरेंस राइडर्स है ट्रैक का, तो उसको वो दिया जाएगा. अगर एमटीबी का राइडर्स है तो दे विल बी प्योरली गिवन द एमटीबी एनवायरनमेंट ट्रेनिंग. अगर बीएमएक्स का राइडर है तो बीएमएक्स के राइडर को उनको बीएमएक्स का पूरा ट्रेनिंग दिया जाएगा. रोड राइडर है तो रोड राइडर को पूरा रोड का जो ट्रेनिंग है वो दिया जाएगा. इसमें जहां तक देखा जाता है जो कोचिंग की एनवायरनमेंट की बात है, बिकॉज इंटरनेशनल रेसिंग कैटेगरी है, इट इज एडवाइज्ड दैट यू शुड नॉट हैव a big number of athletes with you, because one-to-one coaching is the best one. Maybe if you have a endurance based event where you run a suppose team pursuit, so you should not have more than 5 to 6 riders, because then only you can have a fair eye on each of the rider, and you can correct those riders, you can instruct those riders. What happen if you have more than 50 riders with one coach, and it's just like a teaching a class of 60 students, and the teacher just come and deliver his lecture, and he doesn't bother whether the last one or in the middle one they have got the message or not what he was teaching. So in this one, this stage, we also discuss with the athletes about the racing strategies, because they are racing at the international level. So this is very important that in the previous road world championship, it was held there, and what happened there, how did the rider win, where you should be positioned in a bunch, or maybe in the mountain biking. So we raced in this country. How was the weather there? Who was the winner there? What are the tactics he used, or what type of
you have to learn. You have to tackle those tactics to do better in the competitions. Means these kinds of this kind of all homework tactics you have to sit and teach to your riders. आपको अपना जो riders है इस स्टेज के अंदर जो इंटरनेशनल रेसिंग कैटेगरी है उसमें बैठ के बात करना होता है कि आप इस रेस में जाएंगे तो इस रेस में इस तरह का इन्वायरमेंट रहेगा और हमने देखा है कि इस तरह से ये रेस जीती गई है। यहाँ पे पहले रोड रेस में लास्ट के 10 किलोमीटर में 10 आदमियों का ग्रुप जो था वो ब्रेक किया था और जब ऐसे टर्निंग आया तो इस तरह का जो एक उसमें स्प्रिंटर था वो एडवांटेज था, उसको इस तरह से विन किया। या जो माउंटेन बाइकिंग है या BMX है, BMX में है तो वो गेट से सबसे पहले फास्ट स्टार्ट करने का कोशिश किया उसने, जो फर्स्ट टर्न जो आता है उसमें सबसे पहले जो उसने टर्न करने का कोशिश किया और लास्ट में फिनिशिंग लाइन पे उसका एडवांटेज मिला एंड ही कुड विन। सो इस तरह की जो बैठ के जो रेसिंग जो टैक्टिक्स है वो सारे हमके डिस्कस करनी होती है राइडर्स के साथ में। और अब इस बारे में बात की जाए तो डिस्टेंसेस का आई कैन नॉट स्पेसिफाई डिस्टेंसेस बिकॉज इट्स डिपेंड अपॉन द डिफरेंट goals of the rider because now they are racing in the international category और riders के अलग अलग goals होते हैं कि after racing in the junior world championship, in the road world championship, in the next 2 years I want to go to the professional circuit. So इस तरह के तो अगर उस तरह का rider fully dedicated है then you have to sit with your coach, plan out your plan, then only you're training. So just to give an idea कि अभी जैसे सभी लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि नहीं हम कितना ट्रेनिंग करना चाहिए, just to give an idea जो मेन जूनियर्स का जो ट्रेनिंग अगर आप वर्ल्ड चैंपियनशिप या कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप की बात की जाए तो 140 किलोमीटर का मैक्सिमम डिस्टेंस है वो आपको कवर करना होता है, दैट्स द मैक्सिमम डिस्टेंस। सो अगर हम उसको ऑन एन एवरेज अगर हम 40 केज अगर बात करें तो उसमें तकरीबन 3-3.5 से लेके 4 घंटे तक का आपको रेसिंग का जो डिस्टेंस है वो उसमें पूरा कवर होता है। तो उससे आप एक फेयर आइडिया लगा सकते हैं कि नहीं उसमें 4 घंटे से ज्यादा सेशन करने का कोई मतलब नहीं है। अंडरस्टैंड? सो नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब इसमें आ जाती है जो कैटेगरी जहां पे इंटरनेशनल रेसिंग कैटेगरी अगेन इज ट्रेन टू कम्पीट 18 to 20 years। इसमें क्या होता है जो राइडर्स हैं जो जूनियर्स से जो सीनियर्स की तरफ बढ़ रहे हैं और उसके अंदर हम देख रहे हैं कि उन राइडर्स को कि नाउ दे आर ट्राइंग टू फाइंड सम प्लेस इन द प्रोफेशनल टीम्स या फिर जो बड़ी जो उनकी नेशनल टीम्स है उनमें जो आने की जो वो लोग सभी लोग कोशिश कर रहे हैं, वो इंटरनेशनल रेसेस जीतने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस तरह का आ जाता है। यहाँ पे उनकी जो सारी जो टेक्निक्स है वो ज्यादा लेवल की हो जाती हैं, ज्यादा टेक्निकल पार्ट इसमें ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है कि किस तरह से रेस जीती जाती हैं, क्योंकि जो आपकी जो बेसिक जो टेक्निक्स हैं वो आपने इससे पहले वाली जो स्टेजेस में है वो सारी सीख ली है। अब उनको रेस के अंदर कैसे यूज करना है वो ये वाली स्टेज आ गई है। अब आपको इसमें वो सारी जो टैक्टिक्स आपने जो पीछे सीखी थी उनको इम्प्लीमेंट करना है, अब उनको अपना स्किल के रूप में आपको डेवलप करना है। और इसमें भी जैसे 1-on-1 कोचिंग इज ऑलवेज एडवाइजेबल। इसमें तो कंपटीशन का ज्यादा से ज्यादा जो एक्सपीरियंस है वो आपको लेना चाहिए एंड नेशनल इंटरनेशनल जो पार्टिसिपेशन है इसमें जो इलीट लेवल का हमारे यहाँ पे नेशनल कैटेगरी आ जाती है और इंटरनेशनल लेवल में 19 years एंड अबव एलीट कैटेगरी एंड अंडर 23 कैटेगरी में माना जाता है। सो इसके अंदर आपको सारा ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन एक्सपीरियंस लेना है because there are a lot of development teams, pro racing teams, they watch the riders in the junior nations cup and junior competitions that this rider will be good for in the next coming 2 years 3 years they'll be in the main team, so they select those riders to be part of their professional teams, development professional teams. So we move on to this is the last development stage of the riders. We are seeing this this is the time where the rider is supposed to be expert in everything and is specialized in his discipline, sports. He is physically, mentally, psychologically is well developed and he has done enough racing environments and he is master of all the techniques and he is a role model for the younger ones. So these kind of riders, they set their targets, they set their training strategies
as per their coaches or their sports directors, their team strategies. इस तरह के जो राइडर्स हैं ये हाई क्लास रेसिंग में भाग लेते हैं राइडर्स, और ये बिल्कुल इनका स्पेशलाइजेशन होता है हर एक टीम के अंदर. अगर हम बात करें तो जो बड़ी रेसेस हैं, आप टूर डी फ्रांस की बात करें, या आप वोल्टा स्पानिया, गिरो d'Italia, या आप वर्ल्ड चैंपियनशिप्स की बात करें, ओलंपिक्स की बात करें, तो उस लेवल के जो एथलीट्स हैं ये हमारे यहाँ पे इस कैटेगरी में आते हैं. और इनकी जो भी स्किल्स होते हैं, दे आर मास्टर इन देयर टेक्निक्स. और ये पूरा एक टारगेट सेट करके इनका जो ट्रेनिंग जो है वो पूरी प्लानिंग होती है इनकी. और ये लोग अपनी जो टेक्निक्स हैं उनमें पूरा मास्टर होते हैं, और उनको टेक्निक्स को कब कहाँ पे क्या यूज करना है वो एक जो रेस में वो जो लोग जो चलाते हैं उस रेस के अंदर ये लोग यूज करते हैं. और वो एक तरह का एग्जाम्पल होता है यंगस्टर्स को देखने का और सीखने का, कि देखो उस पर्टिकुलर राइडर ने स्पेंडिंग में देखिए इसने ये टैक्टिक्स लगाया तो इसलिए वो यहाँ भी जीता है, या फिर उस राइडर्स ने ये रोड रेसिंग में उसने इस तरह का टेक्निक को यूज किया तो वो यहाँ पे ये रेस जीता है. तो इस तरह का एक रोल मॉडल वो बन जाते हैं यंगस्टर्स के लिए. और नेशनल इंटरनेशनल जो रेसिंग कैटेगरी है इसके अंदर एलीट और अंडर 23 की जो कैटेगरी है उसमें ये लोग भाग लेते हैं. और इनका जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है दैट इज लिटिल बिट डिफरेंट. दे आर ट्रेनिंग एज पर देयर स्पेसिफिक गोल्स. उनका जो गोल्स है उसके स्पेसिफिक गोल्स के साथ में ये लोग ट्रेनिंग करते हैं. और इनका जो ट्रेनर्स हैं वो लोग सेट करते हैं, बिकॉज दे आर सम राइडर्स दे आर रेसिंग वन डे क्लासिकल रेसेस, they are one day flat races, there are some riders they racing at the street races. Mountain biking में भी जैसे बहुत ज्यादा उसमें disciplines है. You have XCOs, Olympic cross country, downhill है आपका, और team eliminator. There are so many events in mountain biking. Then BMX में भी 2 discipline आ जाते हैं इसमें. एक तो BMX racing हो गया, एक then BMX freestyle अभी जो नया event है. I think we are going to introduce that BMX event in India, I think in next coming 2 years time. The plan is already has been put up with the Sports Authority, and I think in next 1 or 2 years we're going to see the first track and we start the training for the BMX also. That's a good for you. Okay, we move on. Because here I will give you some idea. They just to make you understand how the training you should give to your riders. There's a overload in this. There's a good training part. Entry level के अगर 9 से 11 साल के बच्चों की अगर हम बात करें, because they have got the schools, तो उनका schools के साथ में आपको कैसे क्लब करना है. मैक्सिमम जो साइकिलिंग का जैसे पार्ट है उसमें 2.5 to 3 hours बिगिनर लेवल के लिए आप दे सकते हैं इन ए वीक. मल्टीपल स्पोर्ट्स रहेगा इसमें भी, देन फन एंड लर्न वाला जो पार्ट है वो भी रहेगा इसके अंदर. एंड that is how you have to just this is just basic idea just to give you the how you should plan the training, because there are a lot of parents they ask कि नहीं हमारा बच्चा स्कूल जाता है, how to cope up with the training and the cycling in the school, how to manage the cycling in school. This is just some basic. This is the entry level. If we talk about the intermediate level, so we put a little bit more of the cycling in this. So maybe three times a week, because उस टाइम में कुछ 3 बार आप हफ्ते में 3 बार चला सकते हैं साइकिलिंग रेसेस में. जब इंटरमीडिएट लेवल में जब बच्चा जाता है, at the intermediate level you can put 3 sessions in a week, but session should not be very long. So once in a week you can keep a session little longer. So there's just maximum 1.5 hour I put on the Saturdays, and that's how he manages his school. They just then give you an idea. So maybe we move on to the next level. Overloading means if it is entry level riders, means 12 to 14 years. Then because all the children they go to school, they do some sports activity in the school also. That is also developing their basic motor skills. They're developing their body, and specific cycling. This that should be also be. We have to teach the cycling specifically. Then some 2 times or 3 times a week at the entry level, 12 to 14 years. Thus, given the maximum approximate is the maximum 3 to 3.5 hours. But you can, it is not so rigid. It can vary, maybe up to 4.5 hours or maybe 5 hours. Just to give an idea, yeah, how you have to manage the riders.
So this is the intermediate level of riders, 12 to 14 years. 12 से जो 14 साल के जो बच्चे हैं जो इंटरमीडिएट लेवल में आ गए हैं. इंटरमीडिएट लेवल मतलब आपने बेसिक से करना शुरू किया, 2-3 महीने आपने बेसिक करना शुरू किया. जब आपने देखा आपका बच्चा डेवलप हो रहा है, तब उसको आप थोड़ा बहुत और ट्रेनिंग आप करवा सकते हैं. तो उस तरह का जैसे किस तरह से आपको एक ट्रेनिंग प्लान एक आप अपना बना सकते हैं बच्चों के लिए, कि वो बच्चा नहीं साइकिलिंग में भी और स्कूल में भी दोनों जगह वो मैनेज कर सके. तो ये मैंने जस्ट एक आइडिया एक देने की कोशिश की है कि आपको पता रहे कि किस तरह से हम एक ट्रेनिंग प्लान को बनाएंगे. ये कुछ एक एग्जांपल्स है, आपको इंटरनेट पे आपको ऐसे ढेरों एग्जांपल्स मिल जाएंगे. तो ये एक मैंने एग्जांपल इस तरह इसलिए डाला है कि क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि आफ्टर एवरी ट्रेनिंग उन्होंने देखिए आप रेस्ट डे को कितना इंपॉर्टेंस दिया है. तो अगर राइडर्स को डेवलप करना है तो रेस्ट बहुत जरूरी है. प्लीज डू नॉट लुक एट द ट्रेनिंग पार्ट. दिस वाज जस्ट एन आइडिया टू मेक यू अंडरस्टैंड कि आप ट्रेनिंग अपने बच्चों को कैसे करवानी है. तो स्लोली इफ यू सी दी ट्रेनिंग, इट स्लोली इज रेजिंग. हर एक वीक बाय वीक रेस हो रहा है. और अगर आप लास्ट में देखेंगे वीक 8 में आके, तो स्टिल दे गिव ए लॉन्ग रेस्ट आफ्टर ट्रेनिंग, 7 वीक्स ऑफ ट्रेनिंग. उसके बाद में देखिए लॉन्ग रेस्ट, वापस वो एक रिकवरी स्टेज में आ जाते हैं. उसमें ऐसा नहीं हो सकता है कि आप राउंड द ईयर आप किसी बच्चे को पूरा फुल थ्रोटल आप ट्रेनिंग दे रहे हैं. इट इज नॉट पॉसिबल that round the year you are giving very very hard training to athletes. In that way you are not making that athlete, you are breaking that athlete in my opinion. तो इस चीजों का आपको बहुत बहुत ध्यान रखना है. ये जस्ट आपको आइडिया मैं दे रहा हूँ, एक इनसाइट एक मैं दे रहा हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि हमें किस तरह की जो ट्रेनिंग है वो अपने बच्चों को इम्पार्ट करनी है. So we move on to the next one. This is the प्रोग्रेशन स्टेजेस. आपका जो ट्रेनिंग स्टेजेस है, डेवलपमेंट स्टेजेस, ये हर एथलीट के लाइफ में आते हैं और इनको हमें कैसे टैकल करना है उनका मैंने एक बहुत ही ब्रीफ और सिंपल उसमें देने का कोशिश किया है. नाउ वी मूव ऑन. अगर देखिए एक इस चार्ट में इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड फॉर द किड्स, बट एक प्रोग्रेशन एक आपको इसमें अगर आप देखेंगे कि जो ऊपर वाला जो चार्ट है वो दिखा रहा है कि अगर आपने सही तरीके से ट्रेनिंग दिया है और सही तरीके से आपने अगर रिकवरी किया है तो आपका जो डेवलपमेंट है वो बढ़ता जाएगा. You will be improving if you are giving a good training with the good recoveries. Your riders will be developing, and if you keep on giving hard training with very very less recoveries, you see the rider his performance will be going down. So the message is with the correct overload recovery you become fitter, stronger and faster. आप सही ट्रेनिंग देंगे, जैसा मैंने ओवरलोड बताया, मैंने आप उसको ओवरलोड शब्द को छोड़ दीजिए, आप ओवरलोड की जगह आप बोलिए अच्छी ट्रेनिंग. अच्छी ट्रेनिंग और अच्छी रिकवरी के साथ में ही जो भी कोई भी राइडर हैं, लेट इट बी नॉट ओनली राइडर, इन एनी स्पोर्ट, किसी भी स्पोर्ट्स में अगर आपकी ठीक से ट्रेनिंग है और आपकी ठीक से रिकवरीज है तो आप एकदम फिट, स्ट्रॉन्ग और फास्टर बनेंगे. ये 100% प्रूवन है. Now again Bobby is coming. So Bobby now is asking, yes, I could understand the development process of the athletes. Now I want to know that how I will come to know that I am being overtrained. मैं overtraining कर रहा हूँ, मतलब मेरा ट्रेनिंग ज्यादा हो रहा है, ये मेरे को कैसे पता लगेगा? अभी बॉबी पूछ रहा है overtraining का कैसे ज्यादा पता लगेगा, तो अभी हमें आंसर देना पड़ेगा. तो लेट्स मूव ऑन. सिर्फ देखिए मैंने एक बहुत सिंपल वे में एक बताने का कोशिश किया है. रेड जोन्स जो आप देख रहे हैं, दिस इज नॉट गुड. ग्रीन जोन्स इज वेरी गुड. सो रेड जोन देखिए इसमें दो तरह का है जो ट्रेनिंग आप जो करवाते हैं, जो ओवरलोडिंग जो करवाते हैं. कम अगर आपने ट्रेनिंग करवाई है, जो सबसे नीचे का जो अंडर ट्रेनिंग वाला पार्ट है, कम ट्रेनिंग करवाई है, उसमें भी जो डेवलपमेंट है वो प्रोसेस डेवलपमेंट है जो एथलीट का वो पॉसिबल नहीं है. और जो लास्ट वाला पार्ट अगर देखेंगे ओवर ट्रेनिंग, मतलब आपने ठीक से ट्रेनिंग नहीं करवाई, बैड ट्रेनिंग अगर वो करवा दी है, तो उसमें अगर एथलीट्स को अगर देखेंगे तो वो ये सारी चीजों को पार करके वो उस हद में चला जाता है कि जहां से उसका डेवलपमेंट जो है आगे पॉसिबल नहीं है, और इंजरी और इस तरह का उसका जो बॉडी में जो थकान इतनी ज्यादा हो जाती है कि आफ्टर ऑल उसको
लंबे समय के लिए अपना जो स्पोर्ट्स है वो छोड़ना पड़ता है। और अगर आप बीच में देखेंगे कि जो ग्रीन वाला जो पार्ट है, ये बिल्कुल सही तरीके की जो ट्रेनिंग है, सही तरीके का जो ट्रेनिंग लोड है वो एथलीट को दिया गया है। और आपको उतना ही ट्रेनिंग करना है किसी भी एथलीट को कि आप जितना उतना अपने आप को अडॉप्ट कर सको, अपने आप को, जैसे बोलते हैं ना कि खाना उतना ही खाइए जितना आप पचा सकते हैं। तो इस तरह का आपको बातों का ध्यान रखना है। अडॉप्टेशन जो है दैट शुड बी वेरी वेरी specific to the rider, because every rider will have a different adaptation periods. Some riders they adapt to the training load very very quickly. Some riders it takes little time, and some riders take little longer time. So you should be as a coach or as a parent, you should be having some patience. Yes, my child he takes a little longer time to adapt, but he is going to learn. So this is how you have to look out for your training and development. And if you move on, so the symptoms, what are the symptoms you're going to see that I'm doing overtraining. ये आपको पता कैसे लगेगा कि नहीं मैं तो बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग कर रहा हूँ? तो उस बारे में देखिए, ऐसा होता है जैसे मसल सोरनेस है, पूरी बॉडी में आपको ऐसे लगेगा कि नहीं मेरा हर एक मसल है वो बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, एंड इट इज वो ठीक नहीं हो रहा है, और कंटिन्यू पूरी बॉडी में पेन हो रहा है मेरे। मूड स्विंग्स उसमें आ जाते हैं आपके, यू डू नॉट लाइक टू डू सम थिंग्स, एंड आप जो आपका जो टॉकिंग का जो पैटर्न है दैट आल्सो चेंजेस, टॉकिंग विद द फ्रेंड्स, टॉकिंग विद द पेरेंट्स, टॉकिंग विद योर ब्रदर्स और सिस्टर्स और अदर्स इन द क्लासमेट्स, वो चेंज हो जाता है, आपका मूड स्विंग्स होने लगते हैं। आपको ऐसा लगता है जैसे कंटिन्यू थकान है, फटीग जो है, यू आर ऑलवेज इन द लो लेवल ऑफ योर एनर्जी, मिस हमेशा बैटरी एम्प्टी दिखाई देता है। यू लॉस योर एपेटाइट, आपका जो एपेटाइट है, ये जो सारे सिम्टम्स हैं, ये आपका जो गलत जो ट्रेनिंग करने से ये सिम्टम्स कुछ दिखाई देते हैं, जो कि काफी स्टडीज में ये पाया गया है। यू लूज योर एपेटाइट, यू डू नॉट लाइक टू ईट, struggling with the training load, and you are not able to cope up with the next training load. आपका जो next जो training load आ रहा है, next training session, वो आप नहीं कर पाते हैं, उसमें frequently आपको cold and cough होने लगता है, आपका जो immune system है उतना suppress हो जाता है कि you are exposed to the diseases, आपका जो focus है वो change होने लगता है, आप सोचने लगते हैं कि नहीं ये तो साइकिलिंग तो मैंने गलत गेम पकड़ लिया है, अभी मेरे से तो नहीं हो पाएगा। इस तरह का थॉट्स जो हैं वो दिमाग में आपके आने लगता है। हमेशा आपका जैसे पल्स रेट है वो बढ़ा हुआ रहेगा, एलिवेटेड रहेगा। स्लीप में भी बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं, आपको बहुत ज्यादा ओवर ट्रेनिंग करने से यू डू नॉट गेट अ गुड स्लीप। सो इस तरह के जो सिम्टम्स हैं, ये उससे आपको पता लग जाना चाहिए कि मैं ओवर ट्रेनिंग में जा रहा हूँ, मेरी ट्रेनिंग बहुत ज्यादा है, आई थिंक मुझे अपने रिकवरीज के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए अभी। सो this is just the symptoms, you can take note if you want, so to watch your overtraining means गलत अगर आपका ट्रेनिंग हो रहा है, overtraining मतलब अगर आपका ट्रेनिंग गलत से हो रहा है तब आपको ये सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। सो अगर इसमें हम ये जस्ट बताने का ये क्या गया, एक्चुअली दिस स्लाइड इज फॉर द कोचेस, ये मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि अगर जैसे फटीग है, मींस आप जैसे डेली ट्रेनिंग दे रहे हैं, दैट इज द फटीग लोड, यू रिकवर विद इन 1 डे एंड नेक्स्ट डे यू ट्रेन अगेन, देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर इज अ फटीग वन। बट उसमें जो आगे जो जा रहे हैं, जैसा मैंने बताया था, जो रेड वाला जो जोन है, मींस जिसमें गलत ट्रेनिंग हो गया, इट कैन टेक फ्रॉम, अगर आपने गलत ट्रेनिंग कर दिया है, इट कैन टेक फॉर रिकवरी, if you train very very wrong for a long duration, it may take from 2 weeks to maybe 6 months, maybe 1 year to recover from that part. So you have to be very very careful, the coaches, you need to be very very careful with your riders. जो parents हैं वो मैं उन्हें advise करूँगा कि आप अपने बच्चों के साथ have little bit patience, let them develop, it will take little time, but the development will be very very good if you include your recovery part very very efficiently with them. So अब हमने इसमें ओवर ट्रेनिंग में हमने क्या सीखा कि इसमें हमेशा आपको
थकान फील होती है, नेक्स्ट सेशन आप जाने को मन नहीं करता है, लैक ऑफ इंटरेस्ट आपका आ जाता है कि नहीं मेरे को तो नहीं साइकिलिंग नहीं करना, मैं स्पोर्ट्स करना ही नहीं चाहता हूँ, मैं तो और कुछ करूंगा, इसमें तो बहुत तकलीफ है। हमेशा आप देखोगे कि उनकी हार्ट रेट बढ़ी हुई रहेगी, हथेलियों में पसीना आ जाता है, यू हैव स्वेटिंग पाम्स और मे बी हायर रेट ऑफ हार्ट रेट एंड स्लीपनेसनेस, नो साउंड स्लीप आती है, because there are some athletes they come and tell to the coaches in the morning that yesterday night I did not get any sleep because the training was too hard yesterday, so it was not possible for me to get a good sleep. So this all you have to make note. They lose their focus because at one point they were training for the to be a world champion, but if you give the wrong training to them, they say no, I do not want to go to the world championship now. I just want to concentrate on my studies now. So that is how the focus that changes with the athletes. They do not like to eat, they lose their interest in the eating. There are a lot of eating disorders. They do not want to eat the good things, they want to go to the other things that is not advisable for the athletes. And social behavior is a lot of changes in the social behaviors that are already told me, talking with the friends, talking with the parents, talking with the classroom classmates, that also changes. So is because if you see these kind of symptoms, हमने ये सीखा इस बारे में कि अगर आपको इस तरह के जो लक्षण है वो दिखाई देते हैं तो उसमें आपकी परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव नहीं होती है, आपका जो फोकस है वो भी लॉस्ट हो जाता है, आपको खाने में मन नहीं लगता है, आपका जो सोशल बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है, हमेशा हार्ट रेट आपका बढ़ा हुआ रहता है, आपको स्पोर्ट्स करने की इच्छा नहीं होती है। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि एक बहुत लंबा समय आपको लगने वाला है और आपका जो ट्रेनिंग जो अभी पिछले दिनों में जो भी हुआ है वो बिल्कुल गलत हुआ है और उससे रिकवर करने के लिए आई थिंक यू शुड टेक एडवाइस ऑफ सम एक्सपीरियंस कोचेस and you explain to them, yes, it is always advised to the science coaches. So we move on to the next one. Oh, he comes again. Bobby is telling how I will know that I am progressing, because now he talked about the development stages, he talked about the overtraining, and now we want to know that how I will come to know that I am progressing. Yes, this is a good question. We have to say that. So Bobby, this is the just I wanted to show a good training pyramid, because the correct amount of training, if you see the bottom, there is a correct amount of training and the muscles are activated, then you give them good rest, good diet, then again the muscles is adapted and resynthesize and जो आपका जो then you grow up a good athlete. एक जस्ट एक बताने का आपको कोशिश किया गया है कि हम जो ट्रेनिंग जो सही ट्रेनिंग हम शुरू करते हैं, ट्रेनिंग के बाद में आपका जो मसल्स का जो हम जो वियर एंड टियर है, क्योंकि जब भी आप कोई भी ट्रेनिंग आप करेंगे, आप अपनी जो लिमिट्स हैं उनको पुश करके आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो मतलब जो मसल्स में कुछ बहुत टाइनी एक डैमेज होते हैं, उन डैमेज को कैसे पूरा किया जाता है, अच्छी डाइट और अच्छी रिकवरी से, और फिर वापस से वो मसल्स और भी स्ट्रॉन्ग डेवलप होके आते हैं और विच इन टर्न आपको एक डेवलप्ड एथलीट के रूप में ग्रो करते हैं। और जो कुछ एक जर्नल एक जो साइंस है, आप देखेंगे कि देयर आर सम जर्नल साइंस व्हिच यू विल फील यस आई एम प्रोग्रेसिंग, बिकॉज यू आर फीलिंग दैट यू आर विद फुल एनर्जी, आप हमेशा अपने आप को चार्ज महसूस करते हैं, और आप देखेंगे कि यू आर स्ट्रॉन्गर, मीन्स आपकी जो ट्रेनिंग स्टिमुलस हैं, आपके जो ट्रेनिंग जो लोड्स हैं, आपकी जो ट्रेनिंग जो सेशंस हैं, वो आप इजीली कर पा रहे हैं, बहुत आसानी से कर पा रहे हैं, यू आर एबल टू डू योर ट्रेनिंग सेशंस वेरी इजीली, एंड यू हैव ए बेटर माइंडसेट, आप बहुत अच्छे मूड में रहते हैं, किसी से भी बात करेंगे हंस के बात करेंगे और पॉजिटिव आपका एटीट्यूड हो जाता है, और हमेशा मोटिवेटेड टू ट्रेन, मींस आप हमेशा यू आर ईगरली लुकिंग फॉर द नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन, आप हमेशा जैसे आज 4 बजे ट्रेनिंग सेशन का टाइम है, आप 3 बजे वहां पे पहुंच गए, मींस यू आर लुकिंग फॉर द नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन वेरी ईगरली, वो दिखाता है कि ये सब साइन ऑफ प्रोग्रेस है।
और आपका थोड़ा क्लॉथ जो है बढ़िया से फिट होने लगता है, यू गॉट सम मैचर लुक, और जो गजनी स्टाइल है वो आप वो करने लगते हैं, यू फील मोर कॉन्फिडेंट, आप ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं, यू फील लाइक टू दैट यू हैव गॉट द एनर्जी लाइक अ सुपरमैन, उस तरह की आपको एनर्जी एक लेवल आपको फील होता है। तो ये इस तरह के जो साइंस हैं which you will come to know that yes I am progressing। तो इसी से हमने दो चीज देखी, एक तरफ देखा कि मैंने क्या गलत ट्रेनिंग कर रहा हूँ, उसमें मेरे को क्या साइंस फील होंगे, और इसमें हम देख रहे हैं कि अगर मैं सही ट्रेनिंग कर रहा हूँ तो मेरे को क्या साइंस फील होंगे। ओके, वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अभी बोलता है वो रिकवरी के बारे में थोड़ा बता दीजिए। ये सारा चीज तो आपने बता दिया, आपने क्या क्या ट्रेनिंग स्टेज है और गलत ट्रेनिंग कैसे होती है, उसके क्या साइन है, और अच्छा ट्रेनिंग अगर मैं करूंगा तो मेरे को कैसा फील होगा, और अब थोड़ा मेरे को रिकवरी के बारे में भी बता दीजिए। तो लेट अस टॉक अबाउट द रिकवरी वन। अब बताइए, ये आपके सामने दिखाया गया है, ये अच्छे रिकवरी प्रैक्टिसेस है। रिकवरी मतलब अपने यहाँ खाना और सोना, दो चीजें हैं। तो इस तरह का खाना और सोना, यस और नो? नो, इस तरह का खाना नहीं है ये। अगर कोई बोले कि बोले नहीं, अगर स्पोर्ट्समैन आपको बनना है तो गर्दन तक खाना चाहिए, तो दैट इज एब्सोल्युटली नो। यू ईट द राइट क्वांटिटी, नॉट द क्वालिटी। यू डू नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी, राइट क्वांटिटी आपको खाना है। ओके, क्लासरूम में नहीं सोना है। रिकवरी, recovery, if you talk about the recovery is also very very important. I consider recovery as a training, not rest. मैं rest कभी नहीं बोलता, क्योंकि recovery is a part of the training। ये बहुत बहुत important है, because अगर recovery नहीं होगा, if there is no recovery, you cannot grow, you cannot develop। So generally हम देखते हैं कि after each training session we have the coach says or the parent says, okay, now next 10 minutes or 15 minutes cool down. Cool downs means you are slowly, you're riding your bicycle, or you are talking with your friends and talking about the session, what happened today, this went good, this went wrong, this I have to do this, I could have done this, I could have done that। And this is the good time for the coaches to talk to the athletes, because उस time में वो recovery कर रहा होता है। This is the good time, you can go to the athletes, you can talk to him about anything। Yeah, you did this thing good, and this could have been much better in this way। So or something, you have to just ask some formal question as a parent or as a coach। How did you felt about the training, today's training? कि आप as a parents or as a coach आपको जाके अपने एथलीट्स और बच्चों के पास जाके पूछ सकते हैं कि आज का ट्रेनिंग सेशन कैसा था, ज्यादा हार्ड था या ज्यादा लाइट था। तो उस तरह से आपको एक फीडबैक मिलेगा आपको आपका जो नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन है उसको प्लान करने के लिए। और जो रिकवरीज है, इट इज वेरी 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 वाइटल फॉर इम्प्रूवमेंट। ये मैंने जैसा बताया कि बहुत जरूरी है, एंड दिस इज वन काइंड ऑफ ट्रेनिंग, नॉट ए रेस्ट कभी नहीं है ये। और जो रिकवरी है, रिकवरी में क्या होता है कि आप अपने आप को रिफ्रेश करते हैं, आपका जो मसल्स का जो वेयर एंड टियर है वो फिक्स अप होता है, और आप अगली ट्रेनिंग के लिए आप अच्छे से तैयार होते हैं। सो दिस इज व्हाट द रिकवरी इज। एंड देखिए बहुत फॉर्म्स हैं रिकवरी के, उसमें दे आर न्यूमरस फॉर्म्स। कुछ लोगों को किस तरह का फॉर्म पसंद है, दैट इज इंडिविजुअल स्पेसिफिक, बट इन ए जनरल जैसे हम लोग there are various forms of recovery, and every athlete have a different choices of doing the recoveries। Here I have given some type of recoveries which generally we do it। there's a proper cool down with the bike, means riding slowly, and you are trying to take out the fatigue which you have taken in the training session. A little bit of light stretching exercises, some recovery drinks or some snacks you have to take if you're hungry, but some recovery is possible। clean yourself as early as possible, means if you are in the cold climate, you do not want to stay with the wet clothes, so go to the shower room, change your clothes, freshen up yourself,
and then that's the main meal you have to take, and then there's a good sleep. And in these advanced stages for the pro athletes, this is a massage sometimes, but not for the kids. Kids are so energetic, if they get a good sleep, they are ready for the next session quickly. So ये इस तरह का कुछ एक जो रिकवरी के जो मेथड्स हैं ये दिए हैं, जैसे प्रॉपर कूल डाउन आप साइकिल के साथ में करते हैं, कुछ फोम रोलिंग भी आप कर सकते हैं, कुछ लाइट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं. कोई भी चीज ये नहीं है कि नहीं हमें फोम रोलिंग बताया था हम फोम रोलिंग, इट डिपेंड अपॉन यू. अगर जिस राइडर के लिए, कोई राइडर बोलता है नहीं मेरे को तो साइकिल चलाने से अच्छे से कूल डाउन हो जाता है, देन दैट इज परफेक्टली फाइन. यू नीड नॉट टू स्ट्रेस अपॉन कि नहीं आपको आधा घंटा ये स्ट्रेचिंग करना बहुत जरूरी है आपके लिए. दैट इज टोटली डूइंग रॉन्ग थिंग्स. हर इंडिविजुअल स्पेसिफिक, बिकॉज आफ्टर ऑल द एथलीट इज रिस्पांसिबल फॉर हिज बॉडी. अगर उसको लगता है कि नो मैं ज्यादा स्ट्रेचिंग कर लेता हूँ तो नेक्स्ट सेशन के लिए मैं अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता हूँ. सो इंडिविजुअल स्पेसिफिक जैसे मैंने बताया. तो और अगर आप कुछ रिकवरी ड्रिंक्स आपके पास में है, अदरवाइज बेस्ट इज द प्लेन वाटर इज द बेस्ट वन. कुछ स्नैक्स अगर आप खाना चाहते हैं, एक बनाना आप लेना चाहते हैं, या अगर आप सैंडविच अगर आप लेके आए हैं तो वो आप खा सकते हैं. इफ यू फील लाइक टू ईट, अगर आप खाने की आपको इच्छा है तो, बिकॉज यू कैन टेक द हॉर्स टू द रिवर बट यू कैन नॉट मेड हिम ड्रिंक. आप किसी घोड़े को नदी पे तो ले जा सकते हो, लेकिन जबरदस्ती आप उसको बोलोगे नहीं तू पी पानी तो तब पिएगा जब उसको प्यास लगेगी. So that is how you have to deal with the athlete. You slowly you say yes. If you say okay, take 2 bottles of water now, you finish your training. But the athlete says I do not like to drink that much. So if you say no, you have to drink it now. But athlete says no, I cannot take it. So give some time. You can say time slot. Okay, gentlemen. Within I think next 2 hours, you consume these 2 bottles of water slowly. So all the elite, they will say, yeah, very good. That's a good one. So that is how the various forms of recoveries. This is the basic recoveries you can do. Everybody can do it. Little stretching exercises with some drinks and maybe shower. I think it is available all around. And if you have access, if you have a foam rolling, that is also one kind. They just to make a change in the recovery process. So some good recovery advice I would like to give some, that you have the hydration part is very, very important, and you have to balance your diet. As I shown in the previous slides, गले तक नहीं भरना है किसी को, ठीक से खाना है, बैलेंस डाइट खाना है. तो उसमें आप देखिए अपना जो इंडियन जो अपना जो फूड है, इट इज वेरी वेरी गुड वन. जो अपना इंडियन जो थाली है, you will see rice there, you will see chapatis there, you will see dal there, you will see green vegetables there, you will see salads there. And if you talk about एक साथ में एक जैसे लाइट ड्रिंक्स भी रहेगा, जैसे कुछ लस्सी रहेगा या फिर वाटर रहेगा, या इस तरह का जो अपना जो इंडियन जो बैलेंस एक फूड है, this is more than enough for the kids. So you need not to worry more about the nutrition part, because when the athletes they come to the professional level, then they have a different nutritionist, and they advise their diets because they are racing at the world class level, and they need to have some specific diet to make it to that competition. And there's a lot of athletes, they come up with the question that I do not get to sleep in the night, so I'm not fresh next day morning to take the training. So see, the taking out the sleep, कुछ बहुत सारे athletes हैं, वो लोग आते हैं बताते हैं कि देखिए हमें ठीक से नींद नहीं आ रही है, हमें रात में हम सो नहीं पाते हैं. तो उस तरह से अगर सोने का भी एक पैटर्न है उसमें, देखिए अगर आप जहाँ पे भी सोते हैं वहां पे थोड़ा एनवायरमेंट क्वाइट होना चाहिए, थोड़ा शांत होना चाहिए. ये नहीं है कि एक रूम में आप तो एक साइड में सो रहे हैं और आपका जो रूममेट है वो वहाँ बहुत तेजी से स्पीकर में गाने सुन रहा है. तो इट इज नॉट पॉसिबल कि आप ठीक तरह से स्लीप ले पाएंगे. थोड़ा रूम का जो टेम्परेचर है वो ठीक से मेंटेन होना चाहिए. एयर कंडीशन बहुत ज्यादा आपने ठंडा नहीं करना है. मॉडरेट जो टेम्परेचर है 23, 24, 25 डिग्रीज है, वो जैसे आप रख सकते हैं. अब उसमें कुछ एथलीट्स ये भी देखते हैं कि नहीं एयर कंडीशन लगा हुआ है, हम तो एयर कंडीशन 17 डिग्री पे चलाएंगे और रजाई लेके सोएंगे. दैट इज नॉट एडवाइस, दैट इज नॉट गुड एट ऑल. See, you have to do the
keep the temperature which is very very good for your body. उसमें फिर ज्यादा क्या होगा, मॉर्निंग में if you get up in the morning you will have a lot of cramps in your body because the temperature was too low for your room. आपका जो रूटीन है, you have to set your routine, constant time जो है, okay every day I will 10:30 I will go to the bed, that routine you have to set. Then avoiding caffeine means coffee और tea या आपका जो रेड बुल या इस तरह के जो कैफीन जो ड्रिंक्स हैं, ये सोने के कम से कम भी 1 घंटा पहले तो बिल्कुल आपको नहीं लेने चाहिए. एंड इसमें कुछ मोबाइल का इस्तेमाल भी, अभी जो लेटेस्ट जो ट्रेंड चल रहा है, 1 hour बिफोर गोइंग टू द बेड एंड 1 hour आफ्टर गेटिंग अप यू शुड नॉट सी द मोबाइल एट ऑल until unless it is very very urgent. 1 घंटा सोने से पहले और 1 घंटा उठने के बाद आपको अपने मोबाइल या आपका जो टीवी सेट्स है उसको हाथ नहीं लगाना, इफ यू वांट टू हैव ए वेरी वेरी गुड रिकवरी स्लीप. और लेट आफ्टरनून्स में वो एडवाइजेबल नहीं है. आप एक शॉर्ट नैप ले सकते हैं, लेकिन जैसे कुछ एथलीट्स बोलते हैं पहले तो पूरा दिन वो खेलते रहेंगे, जब सोने का टाइम है फिर 3-4 बजे तक जैसे आफ्टरनून में वो थक जाते हैं, फिर वो बेड पे जाते हैं, then they get up at 7 o'clock, then they do not get sleep in the night. That is also very very wrong. In the afternoon you can take a small nap, that is more than enough, but majority of your sleep it should come in the night part, because at the time our body repair ourselves, हम उस टाइम में हमारा बॉडी रिपेयर होता है और अगले दिन के लिए रेडी होता है. एथलीट्स के लिए 7 से 8 घंटा नॉर्मली, जो हार्ड ट्रेनिंग एथलीट्स हैं उनके लिए जो स्लीप है वो जरूरी है. और लिटिल बिट थोड़ा रूम डार्क होना चाहिए, ये नहीं कि चारों तरफ से लाइट आ रही है आपके और आप वहां पे सोने की कोशिश करें, दैट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट. सो ये कुछ रिकवरी के मैंने एडवाइस बताए हैं जो कि आप अपना ट्रेनिंग जो रूटीन है उसमें आप अपने ला सकते हैं. आई थिंक आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, ऑलमोस्ट वी आर फिनिश, 1 or 2 slides. So these are some advanced type of recoveries which is being taken by the professional athletes, जो जैसे इनके आइस बाथ्स हो गए हैं, या फिर फिजियोथेरेपिस्ट उनका जो स्पेसिफिक पार्ट पे उसका कुछ भी प्रॉब्लम है उसको रिलीज करने की कोशिश करता है. स्पेशलिस्ट फिजियोथेरेपिस्ट आते हैं, स्पेशलिस्ट मसाजर्स आते हैं, कुछ कंप्रेशन सूट्स में जो ये हैं रिकवरीज ले रहे हैं. देन कुछ प्रोफेशनल जो टीम्स उनके साथ ट्रेंड जो उनके जो फिजियोज हैं, जो उनके जो स्पोर्ट्स जो साइंटिस्ट हैं, वो लोग पर्टिकुलर जो उनका कूलिंग डाउन का सेशन है वो लोग लेते हैं, ताकि ये लोग एथलीट जो है हमारे नेक्स्ट मैच के लिए फिट रहें या फिर नेक्स्ट जो इनका ट्रेनिंग और जो कंपटीशन उसके लिए फिट रहें. हमारे भारतवर्ष में जैसे एक्टिव रिकवरी जो योगा है, योगा आल्सो has been proven one kind of very very good recovery exercises, क्योंकि इसमें ज्यादा फटीग नहीं होता, आपका फिजिकल एक्सर्शन नहीं है, माइंड कंट्रोलिंग है आपका, पॉजिटिव माइंडसेट, एंड इट गिव्स अ वेरी वेरी गुड रिकवरी. So moving on to the next, now we are coming to the end. From my side is a journal rule of development will be, if you spend a lot of on buying good equipments, training very hard, full year, full hard, full gas, बोलते हैं ना कि हाँ भाई निचोड़ के रखो इनको सबको, एथलीट्स को. कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, सभी लोग तो नहीं सोचते, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं, एथलीट को जब तक निचोड़ के नहीं भेजा तब तक क्या ट्रेनिंग करवाया, कोई फायदा नहीं है. दैट इज नॉट अ गुड वे ऑफ डूइंग इट. अगर आप बहुत बहुत ज्यादा पैसा अपने इक्विपमेंट पे खर्च कर रहे हो, बहुत हार्ड ट्रेनिंग कर रहे हो पूरा साल तक, उसका मतलब ये नहीं कि यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल. सक्सेसफुल होने के देख ले, फ्रॉम माय साइड 3 ही गोल्डन रूल जैसे मैंने रखा हुआ है फॉर गेटिंग स्ट्रॉन्गर. आपका जो ट्रेनिंग है, गुड ट्रेनिंग, अच्छा ट्रेनिंग जो है वो होना चाहिए. 3 golden rules from my side for getting stronger, fitter, better, successful. Good training that should be as per your age, your category, your level and as per your goal. आपका जो गोल है उसके अनुसार. अब ये नहीं है कि आज 9 साल का एक बच्चा आपने, या 5 साल का या 10 साल का या 12 साल का बच्चा ज्वाइन किया, आप उसके लिए प्लान बना दो 2052 में ये ओलंपिक में खेलेगा. दैट इज नॉट गुड वन. सो एज पर हिज कैटेगरी, जो उसका कैटेगरी है उसके साथ में मिस स्टेप बाय स्टेप यू हैव टू प्लान योर ट्रेनिंग. ये जैसे पेरेंट्स का काम है, अगर पेरेंट्स को अगर इनमें कुछ डाउट है तो यू कैन प्लीज टेक एडवाइस फ्रॉम द अवेलेबल कोचेस अराउंड यू. अदरवाइज हमारे जो नेशनल फेडरेशन है, दे ऑलवेज वेलकम सम
गिविंग सम एडवाइजेस, और अच्छा जो रिकवरी है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट, एंड गुड डाइट. दीज आर द 3 थिंग्स विच आई कंसिडर किसी भी डेवलपमेंट पाथवे में सक्सेसफुल होने के लिए एथलीट्स को ये जरूरी है. और इसके साथ देखिए कुछ और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो माइन्यूट फैक्टर्स हैं, जैसे इक्विपमेंट की बात आ जाती है, देन फैमिली ऑब्लिगेशंस की बात आ जाती है, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम है, एजुकेशन है बच्चों का, वो दैट इज द सेकेंडरी वन, बट दीज आर द 3 प्राइमरी वंस. और इन्हीं 3 पे फोकस करके आप देखेंगे कि आपके साइड में जो एथलीट है, एज ऑन डेट ही इज द मोस्ट सक्सेसफुल इंडियन साइक्लिस्ट in our country. 1 gold medal, 2 silver medal, and 1 bronze medal at the Junior World Championship winner. And he is the only one winner in 17 years also. At the Asian Championship, he won 3 gold medals, sprint, Karen, team sprint. And in 2019, in 18 years, he also again he won the 3 gold medals, sprint, Karen, and team sprint with the new Asian records. So you can see, if you focus upon these 3 things, you can do anything, means achieving your goal. So please, I advise at the last days, please take advice of some good qualified, experienced or knowledgeable coaches nearby you. Certainly they will guide you in the current direction. And at the end, I would like to thank the parents, because you are the first coach for a child, and you are encouraging your children to take on the sport. So thank you very much, and wish you a great sporting career ahead in your life. So here I conclude the session. So I'll be open, say maybe 10 minutes for the question and answers. So one by one. Yes, first is Yug Kedia from Bihar. Hello, sir. Hello. Hello. Sir, this is Yug from Bihar. I have a question that what is the distance in the junior category in the World Championship for individual time trial? See, individual time trial is, देखिए रोड का ऐसा है ना, it can be up to 30 kilometers, but depend upon the country, जिस country में हो रहा है, वो normally do the उनका जो रोड का जो डिस्टेंस है, वो सर्किट लगाने के लिए पूरा जो सर्किट है, वो सर्किट के हिसाब से होता है. नॉर्मली जैसे इलीट लेवल में अराउंड 40 किलोमीटर्स है, दैट डिपेंड अपॉन डिस्टेंस टू डिस्टेंस. क्योंकि अगर हम वर्ल्ड चैंपियनशिप की अगर आप बात करें, सर्किट के ऊपर डिपेंड करेगा. कुछ रेसेस में हमने देखा है जो इंडिविजुअल टाइम ट्रायल जैसे इलीट लेवल में है, इट गोज अप टू 52 किलोमीटर्स, कुछ जगह जैसे उसमें 45 किलोमीटर ही है. तो जो सर्किट वहां पे अवेलेबल होता है, नॉर्मली आई सीन इज अराउंड 30 किलोमीटर प्लस माइनस उसमें रहता है. Okay, thank you. रोड के ऊपर डिपेंड. Okay, just a few minutes. I will introduce 2 of our attendant today, जिनको जो लोग बड़े ध्यान से देख रहे थे. एक मिस्टर चिराग है, एंड विनय, जरा उनके 2 मिनट उनसे बात करना चाहेंगे. मिस्टर चिराग, इसको जरा अनम्यूट Yes, कीजिए. Mr. Chirag. हाँ, यस यस चिराग, आपका उम्र क्या है? Sir, my age is 12. 12. और कहाँ से बिलोंग करते हैं बेटा? Sir, from Chhattisgarh, Saipur. ओके, छत्तीसगढ़ से आप बिलोंग करते हैं. और साइकिलिंग कितने दिन से शुरू किया है आपने? कब से Sir, शुरू किया? 9 months हो चुके हैं. 8-9 मंथ्स हो चुके हैं. ग्रेट. सो आपने आज का क्लास अटेंड करके कैसा लगा आपको? लग रहा है. बहुत अच्छा लगा. एंड आपको समझ में आई जो हमारे शर्मा जी ने बताया, किस तरह से ट्रेनिंग और उसके बाद में रिकवरी और डाइट, ये सब इम्पोर्टेंस पता चला? Yes, sir. ओके. करने से भी साइकिलिंग में फर्क पड़ेगा? क्या? बिल्कुल बिल्कुल फर्क पड़ेगा. जो जैसा बताया गया है वैसे आपको डाइट लेना है, वैसे आपको रेस्ट लेना है, ट्रेनिंग करनी है उसी प्रकार से. ओके.
very good luck. Thank you, brother. Thank you. एंड अनदर आज के यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल थे मिस सुनील प्रसाद, अपने बच्चे के साथ थे। मिस्टर सुनील प्रसाद जी, अपने आप को जरा अनम्यूट कीजिए। Yes, you can मैं unmute now. हैं? You can unmute now. सुनील प्रसाद, मिस्टर सुनील प्रसाद, आपके बच्चे को भी देख रहा था मैं, बड़े ध्यान से he was watching this classes and learning. Can you hear me? वो अनम्यूट नहीं कर रहा है अपने आप को। मिस्टर सुनील प्रसाद, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। Maybe I think he is not. ठीक है, okay, please go ahead with the question and answer. Thank you, Mr. Sharma, for taking well elaborately sharing your experience and knowledge with this class. It was a very wonderful class, and further we'll just go ahead with the question and answer. Is all Bobby who is doing it. Yeah, next one is Surajit. Yes, next one. गुड आफ्टरनून शर्मा सर। हाँ सर जी, आप जो एज बताया ना, जो 12 to 14, 14 to 16, 16 to 18, हाँ जी। तो वो रोड साइकिल, ट्रैक साइकिल, माउंटेन बाइक सबको सेम ही है? देखिए, अगर आप BMX की बात करें तो BMX में 2 साल से रेसिंग शुरू हो जाती है। अच्छा। और जो बाकी जो डिसिप्लिन है माउंटेन बाइकिंग और रोड और ट्रैक का है, उनको तो 17-18 है, वहां से जो इंटरनेशनल रेसिंग कैटेगरी शुरू होती है। ओके सर। रेटिंग जूनियर कैटेगरी है, और उसके बाद में फिर 19 साल से ऊपर का फिर वो इलीट और रोड में जैसे एक और कैटेगरी भी है अंडर 23 का, वो शुरू होता है। ओके सर। BMX के लिए इट्स लिटिल बिट डिफरेंट, वहां 6 साल से शुरू हो जाता है, वेरी यंग। ओके सर, और एक इवेंट में सुना था हो रहा है साइक्लो क्रॉस, वो क्या है सर? साइक्लोक्रॉस एक्चुअली यूरोप में होता है, इट कैन बी कंडक्टेड इन -10 डिग्री ऑल्सो, जो विंटर्स का जो उनका स्पोर्ट है, दैट इज हाउ डिफरेंट टेरेन रहता है उसमें। आपने देखा होगा साइकिल उठा के भाग रहे हैं, स्टेप्स आ गया तो स्टेप्स पे दौड़ के चढ़ जाते हैं, फिर देन मड आ गया बीच में, एक सर्कल होता है, उसमें एक जो ग्रेवल वाला जो साइकिल होता है, क्रॉस का एक थोड़ा अलग साइकिल होता है, हर एक उसका वर्ल्ड चैंपियनशिप भी होता है, बट अभी ये इंडिया में शुरू होने में थोड़ा समय लगेगा। हम लोग अभी शुरू में फोकस कर रहे हैं जो ओलंपिक डिसिप्लिन के जो इवेंट है, उनको शुरू करने के लिए, और आई थिंक इन नियर फ्यूचर मे बी वी विल हैव दिस इवेंट, बिकॉज यूरोप में क्या है ना, जब बर्फ पड़ जाती है तो और आप कहीं जा नहीं सकते हैं, तो वो एक सा 4-5 किलोमीटर का एक जो एरिया है, किसी खेत में वो लोग मार्क कर देंगे, वहां पे ऑब्स्टिकल वो लोग लगा, तो उनमें फिर वो जैसे ग्रुप को छोड़ देते हैं, तो उसमें कि 5 लैप के बाद में हु इज द फिनिशिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड, उस हिसाब से विनर होते हैं। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, नेक्स्ट वन प्लीज। दीप जयते। दीप जयते, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, मिस्टर दीप जयते। दीप जयते। हेलो हेलो दीप। हेलो हेलो या हेलो हेलो या स्पीक अप। सर, मैं असम से बोल रहा हूँ। हाँ सर मैंने वो भालो सर, वो असम का जो ट्रायल हुआ था, मैंने ट्रायल दिया सर। जो साइकिलिंग का जो ट्रायल हुआ था, मतलब ओके, मैंने ट्रायल दिया, लेकिन अभी तक मतलब कुछ नहीं हो रहा है, तो इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ सर। देखिए ऐसा है ना, अभी आप देख रहे हैं कि हमारे देखिए देश में क्या पूरी दुनिया में जो एक जो संकट जो आया हुआ है, इसकी वजह से देखिए अभी जो सारा जो ग्रुप जो एक्टिविटी उन पे होल्ड लगा हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, वो सभी आप लोगों का सेफ्टी के लिए। और आई थिंक अगर आपने जो ट्रायल दिया नाम है उसमें, तो जैसे
जैसे ही ये जो सारी समस्या सॉल्व हो जाती है, मिस बीमारी है ये चला जाता है या कोई दवाई आ जाता है, और जैसे जो सरकार है गवर्नमेंट परमिट करती है कि आप अपना जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी है वो आप में शुरू कर सकते हैं अपना बच्चों को बुला के, तो उस टाइम पे हम आपको जरूर इन्फॉर्म करेंगे फेडरेशन की तरफ से। नहीं सर, मैं तो पहला आपका एथलेटिक्स खेलता था। हाँ हाँ, तो एथलेटिक्स से मैंने साइकिल में आया। नहीं कोई तो बात उसका- नहीं उसमें। बहुत तो अच्छा है अभी कि ऑलरेडी हमको एक ट्रेंड एथलीट मिल रहा है, वो और भी अच्छी बात है। हाँ सर, तो अभी हम थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तो जैसे ये हाँ सर। सिचुएशन नॉर्मल होता है हाँ सर। टाइम में फिर हम आपको बुलाएंगे, हाँ ठीक है? हाँ, ओके, ठीक है सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट। ब्रुस्टी जी पटेल। Yes, sir. Good morning. I am a triathlete, so how to recover? Your triathlete, what age? What, sir? What age? I am of 13 years. Okay, very good. You are doing triathlon? Yes, triathlon and biathlon. Triathlon and duathlon, actually. That is not biathlon. That's a duathlon. Running and cycling, na? Duathlon. No, sir. Running and swimming. Running and swimming. Okay. That's a new one. Triathlon, swimming, running, and swimming, cycling, and running. Okay. So recovery is if you do a very, very good session your training. Say suppose how much you trained in your longest session. What is your longest session of training? Of 80 kilometers cycling. 80 kilometers cycling. Miss, how many hours, miss? You are going to take 3 hours? What, sir? It is going to take you 3 hours. You complete 80 kilometers 3 hours. Yes, sir. 3 hours. About In my opinion, 80 kilometers is too long for you. So maybe you can restrict yourself to 50 or 60 kilometers, not more than that. And if you do 50 or 60 kilometers, miss, that is around 2 hours to 2.5 hours. So maybe you need a very, very good rest time for a good sleep in the night, 7 to 8 hours. And after the training, at least 2 hours, you should not do the physical activity. You can study, no problem. But next 2 hours, I think you have to eat well, hydrate well, and just recover yourself. And in the night time, go to bed early, and you'll be fresh next day. Okay, next one. Mr. Nitin Sharma. Nitin Sharma. हेलो, गुड मॉर्निंग सर। शर्मा सर। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने बताया ओवर ट्रेनिंग के बारे में बताया सर आपने, तो इसको मेंटल टफनेस से कैसे आप रिलेट करेंगे? हाँ जी, मेंटल टफनेस, अगर मेंटल टफनेस नहीं है तो हमें अगर जो ट्रेनिंग लो इंटेंसिटी की है वो भी हमको ओवर ट्रेनिंग लगने लगेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो अगर आप स्पोर्ट्स में आ रहे हैं, ये तो आपका माइंड सेट है जी। जो भी स्पोर्ट्स में आ रहा है, आप कुछ सोच समझ के तो आ रहे हैं। यस सर। मिस, आपने अपने माइंड में पहले बना लिया ना कि स्पोर्ट्स करना है। यस जी। तो ऐसा तो कोई है नहीं कि नहीं, कोई चलते फिरते कोई भी आ गया बाद में वो सोचने लगे कि नहीं ये तो बहुत मुश्किल काम है। ये थोड़ा सोचना, क्योंकि देखिए आप, ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है, हम किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे में थोड़ा सोचते हैं, थोड़ा उसमें मनन करते हैं। वी थिंक सम व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम क्या करने वाले हैं, और फिर हम उस काम को करते हैं। तो और मैं जैसे आपको बताऊंगा, स्पोर्ट्समैन तो वैसे ही मेंटली इतने स्ट्रांग होते हैं कि इस तरह का तो उनमें आ ही नहीं सकता। जैसे हमारे पास
यहाँ दिल्ली में आई थिंक 60-70 बच्चे रहते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा इस तरह से बोलता है कि नहीं आज तो बहुत ज्यादा ट्रेनिंग हो गई, अगले दिन मैं नहीं कर पाऊंगा। सभी लोग लुकिंग फॉरवर्ड कि नहीं और कल और कर सकते हैं ट्रेनिंग। बोला कल करोगे, एवरीबॉडी से यस। सो मतलब मेंटली वो लोग पहले से प्रिपेयर्ड हैं इतना, क्योंकि स्पोर्ट्स क्या है, एक वॉलंटियर थिंग है। आप किसी को जबरदस्ती स्पोर्ट्स नहीं करवा सकते हैं। यस सर। जो चीज जो आपने वॉलंटियरली शुरू किया है, तो उसमें तो मेंटल वीकनेस का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि आपने खुद डिसाइड किया है कि मेरे को स्पोर्ट्स करना है एंड मेंटली वेरी वेरी स्ट्रांग। तो इस तरह का थॉट तो सर क्या जी यस सर, तो सर क्या ट्रेनिंग में इंक्लूड है मेंटल टफनेस का कुछ इस तरह से उसको और ज्यादा बढ़ा सकते हैं क्या? ट्रेनिंग में कुछ एस्पेक्ट है सर? जैसा आज का जो टॉपिक था, अगर आपकी चल रही है तो आपको फील होगा कि नहीं मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ, वैसे ही आपकी जो मेंटल जो टफनेस है ना वो बढ़ती, यू विल बी कीप लुकिंग फॉर द नेक्स्ट गोल। अपना जो अगले वाला गोल है ना, अभी जैसे आपने ट्रेनिंग करना शुरू किया, आपकी ठीक से ट्रेनिंग चल रही है, आपने स्टेट चैंपियनशिप जीत लिया, अब आपके दिमाग में क्या आएगा, बढ़ेगा लेवल, यस सर, नेशनल चैंपियनशिप जीतूं। तो इस तरह से देखिए जो प्रोसेस है ना ह्यूमन बॉडी का, ये अपने आप बढ़ता जाता है। अब जब आपने नेशनल चैंपियनशिप जीत लिया, अब वो एथलीट सोचने लगता है कि नहीं अब मैं इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट करूं। तो ये डेवलपमेंट प्रोसेस है। अगर आपकी सही ट्रेनिंग है, यू विल डेफिनेटली गेन। और जैसा मैंने अभी बताया कि अगर आपकी गलत ट्रेनिंग हो गई तो एथलीट वैसे ही डीमोटिवेटेड हो जाता है, और उसको फिर दूसरा फिर थॉट्स आने लगते हैं कि नहीं कहाँ फंस गए, तो गलत फंस गए, हम छोड़ के जाना चाहिए। बट ओवरऑल हमने जैसे देखा है 99% जितने भी बच्चे हैं, everybody on the sports voluntarily and they are so mentally they are so strong and they are very very eager to take training, and जैसे उनको एक टारगेट अचीव होता है, they are well prepared कि नहीं अब मेरे को इंक्रीज हो जाता है टफनेस लेवल, यस टफनेस है वो अपने आप वो बढ़ता है। फिर जब प्रोफेशनल लेवल की बात करें तो हमारे यहाँ साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो उनको असिस्ट करते हैं, वो लेकिन वो ज्यादा हाई लेवल हुई है। ठीक है सर, एक क्वेश्चन और है मेरा सर, डाइट पे। सर आपने डाइट बताया सर, वेज डाइट बताया सर आपने, थाली, इंडियन थाली, तो क्या सर नॉन वेज और वेज में कोई डिफरेंस है सर परफॉर्मेंस पे, या दोनों सेम है? देखिए मैंने जैसे सर सुशील कुमार जी है सर हमारे एथलीट रेसलर, तो वो वेज है, प्योर वेज। तो सर साइकिलिंग में कुछ डिफरेंस है क्या सर, वेज और नॉन वेज से परफॉर्मेंस रिलेटेड? देखिए ऐसा कुछ नहीं। अगर आप अपना जो न्यूट्रिशन जो रिक्वायरमेंट है, अगर आपका वेजिटेरियन मील्स में अगर आप उसको पूरा कर पा रहे हैं तो फाइन, ऐसा कुछ नहीं है। आपने कार्ल लुइस का नाम सुना है? स्प्रिंटर, ग्रेटेस्ट स्प्रिंटर। जी सर, जी। कई ओलंपिक्स में मेडल जीत चुका है जी। मैंने कहीं पे पढ़ा था कि ये वाज सर हमारे पास सर वो तो है सर हमारे पास जी, हमारे इंडियन में ही सर वेजिटेरियन एथलीट्स हैं सर काफी। नहीं देखिए इसमें वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन का ऐसा कुछ नहीं है, एवरीवन हैव देयर। अगर आप प्रोटीन की बात करें तो सोयाबीन जो है, इट द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ प्रोटीन ऑन अर्थ, मोर देन मीट। यस सर, आपको पता है सोयाबीन का जो दाना होता है उसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है जी। ओके तो आप ऐसा मत सोचिए, अपना जो एक बैलेंस एक डाइट आपको लेना है। मैंने इंडियन थाली की इसलिए बात की थी कि हमारा जो इंडियन कल्चर का जो है वो जैसे बच्चों में हम जैसे जो क्लासेस जो टारगेट कर रहे हैं वो छोटे बच्चों के लिए, तो इसमें मैंने ये बताया था कि जैसे बहुत ज्यादा आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है कि कुछ लोग क्या है ना दूसरों को देख के सोचने लगते हैं कि नहीं हमें तो सप्लीमेंट्स खाने होते हैं, मीट खाए बिना तेरा काम नहीं चलेगा, ऐसा सोचने लगते हैं। तो को फिर मैंने बताया था कि अपनी जो इंडियन थाली, दिस इज वेरी वेरी गुड, एक बैलेंस है बिल्कुल, इसके अंदर आपको सब कुछ मिल जाता है, आपको प्रोटीन, आपको कार्बोहाइड्रेट्स, आपको वेजिटेबल्स, आपको सब कुछ आपको मिलता है, फाइबर सब मिलता है। ओके तो मैंने ये इसलिए पूछा है, मेरा बेटा है 3 इयर्स का, या वेजिटेरियन, नो प्रॉब्लम, तो इसीलिए सर मैं पूछा, तो अगर ऐसा रिक्वायरमेंट है तो अभी से स्टार्ट कर सकते हैं हम क्या? नो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए ये थोड़ा कल्चरल बेस्ड एक क्वेश्चन हो गया क्योंकि अगर आप करेंगे तो जैसे कुछ कल्चर्स में जैसे मीट वगैरह प्रेफर नहीं करते हैं, तो इट्स एब्सोल्युटली नथिंग
का जो फूड है, जो कल्चर है, उसको यू कैन कंटिन्यू विद दैट आप, लेकिन उसको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अब जो हमें जैसे प्रोटीन की जरूरत है, कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत है, वो उसके अंदर हम इंक्लूड कर रहे हैं अपने खाने में। जैसे कार्बोहाइड्रेट, एक सिंपल एग्जांपल दूंगा, थोड़ा राइस होना चाहिए, देन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है वो अपना चपाती होता है, देन थोड़ा ग्रीन वेजिटेबल है, कुछ थोड़ा बच्चे की प्रेफरेंस भी थोड़ा सा देख लीजिए। अगर वो बोलेगा नहीं मेरे को खीरे, मेरे को एप्पल खाना है, तो थोड़ा आपको एप्पल प्रोवाइड कर दीजिए उसको। बनाना खाना है मेरे को, या फिर बोलेगा मेरे को एक कटोरी दही खाना है, तो इस तरह से दिस नथिंग, बिल्कुल बिल्कुल बैलेंस डाइट है। अभी तो जैसे आप बता PS है, दिस एब्सोल्युटली फाइन, दे कैन टेक maybe 10-12 years home cooked food, there is more than enough. Yes. Okay, thank you. Next one. Thank you, sir. Thank you. I think it's 12:20. We will take another 1 or 2 questions. That's it. Next one is Sahil Rathore. Mr. Sahil Rathore. Sahil Rathore. Sir, how to start track cycling in Delhi? Track cycling. भाई किससे बोल रहा है? सर किससे बोल रहा है? सर वैसे तो हरियाणा से हूँ, बट सर अभी बिफोर सर 1 ईयर से सर दिल्ली में रह रहा हूँ। दिल्ली में रह रहे हो आप? यस सर। हाँ, देखो दिल्ली में अभी ईयर ऑफ बर्थ क्या है बेटा? सर 2005 सर, नेक्स्ट मंथ आई विल बी 15। ओके, हाँ गुड। अभी ठीक, देखो इसमें ऐसा है, अगर आप जैसे साइकिलिंग में जैसे इंटरेस्टेड हो, तो जैसा हमारे पहले फेडरेशन से VN साहब ने भी बताया था कि जैसे टाइम टू टाइम पे जो खेलो इंडिया का जो सिलेक्शन होता है, ओपन सिलेक्शन होता है, उसमें जैसे आप ट्राई कर सकते हो। और हमारे यहाँ दिल्ली में जो एकेडमी है, ये इंदिरा गांधी जो स्टेडियम ITO के पास में जो है इंडोर स्टेडियम, वहां पे जो एकेडमी है, वो दिल्ली की जो एकेडमी वो चलती है, और उसमें आप अपना जैसे ट्रायल दे सकते हो। उसमें जो बेसिक ट्रायल होता है उसमें साइकिल हम चला के नहीं देखते हैं, जैसे मैक्सवेल साहब ने भी एक बताया था कि रनिंग है, जंपिंग है, और थोड़ा सा आपको दौड़ा के देखेंगे करीब 1600 मीटर के करीब, और वर्टिकल जंप्स हैं आपके, लॉन्ग जंप्स हैं, उस तरह की जो टेस्टिंग होती है। उसके बाद में जैसे जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं उसके अंदर, उनको फिर हम साइकिलिंग स्पेसिफिक फिर कुछ हम टेस्ट करते हैं, जैसे वॉट बाइक्स में है, या फिर हम उनको जैसे 1-2 हफ्ता ट्रेनिंग दे के फिर हम उनको ट्रैक में जो टेस्टिंग है, फाइनल टेस्टिंग वो होती है। तो ये तो एक जस्ट बेसिक हम टेस्टिंग करते हैं कि जिनमें से जैसे आपके पास 1000 बच्चे आ गए, तो उनमें से 1000 में से आपको 100 कैसे शॉर्ट आउट करने हैं, तो वो एक एथलेटिक फिटनेस की कुछ टेस्ट करते हैं। और फिर उसके बाद में आपका फिर वो देखा जाएगा कि बॉडी कॉम्पोजिशन कैसा है। अगर आप एकेडमी में आपका सिलेक्शन होता है तो आपको जिस एकेडमी में वैकेंसी है वहां पे भेजा जाएगा। और गवर्नमेंट की तरफ ट्रायल्स कब होते हैं सर? ट्रायल्स साल में 2 बार, आई थिंक VN साहब इसका क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। या जस्ट मैं इनको सुन रहा था। देखिए साहिल, एक और प्रोसेस है, ये तो एकेडमी में एडमिशन के लिए शर्मा जी ने बताया। दिल्ली में अगर हो आप, तो आपको एक और मौका मिल सकता है। जैसे मॉर्निंग में एक पे एंड प्ले स्कीम है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का स्टेडियम में, तो उसमें आप एक आपकी लाइसेंस वो बनवाना पड़ेगा, कार्ड बनवाना पड़ेगा, और वहाँ आप अपना तरफ से इक्विपमेंट, ट्रैक इक्विपमेंट खरीद के और वहाँ ज्वाइन करोगे तो आपको ट्रेनिंग का मौका दिया जा सकता है। वहाँ पर सुबह में ट्रेनिंग होती है, और उसके लिए पे एंड प्ले स्कीम में अलग से कोचेज हैं। थोड़ा फीस लगेगा आपको, हो सकता है 500 और समथिंग लाइक दैट पर मंथ फीस है। वो करके आप वहाँ पर ट्रेनिंग शुरू करने के लिए है। बट अभी जब ओपन होगी मे बी अनदर 2 मंथ, उसके बाद में आप ज्वाइन करो। लेकिन वहाँ कार्ड बनवाना पड़ेगा, एक फॉर्म भरना पड़ता है। वो करने के बाद में वहाँ ट्रेनिंग करने के लिए आपको अलाउ मिलेगा। और अगर आप अच्छे पाए गए, क्योंकि जो एकेडमी में सिलेक्शन होता है वो ऑल इंडिया लेवल पर होता है, उसमें जो बहुत अच्छे क्वालिफाइड बच्चे हैं उन्हीं को दिल्ली में एडमिशन के लिए मौका मिलता है। थैंक यू सर। Okay, next last question, I think. Mr. Vivek Shah from Nainital. हेलो शर्मा सर। हाँ जी बोलिए साहब, विवेक साहब। जी सर। शर्मा सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने अभी जो ट्रेनिंग का जो ड्यूरेशन बताया,
वो ट्रैक साइकिल में और रोड साइकिल में एक, और एमटीबी में क्या सेम टाइमिंग ड्यूरेशन चलेगा उसका? नहीं, बिल्कुल। ये मैंने एक जनरल आइडिया दिया है मैंने, जैसे उसमें जैसे मैंने बताया था कि आपको ये फ्लेक्सिबल है। आपको क्या है ना, देखना है कि जैसे एज ए पेरेंट, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि आपको देखना कि आपका बच्चा जो है वो कौन से इवेंट के लिए तैयारी कर रहा है। एमटीबी जी, एमटीबी के लिए जी। हमारे बच्चे, मेरे दोनों बच्चे एमटीबी करते हैं सर। तो एमटीबी की जो आपकी रेस है वो कितने किलोमीटर की होती है? एमटीबी के तो सर यूथ बॉयज में तो 8 to 10 किलोमीटर होती है, इतना तो मुझे है नॉलेज। देखिए आपको क्या है ना, देखिए अभी आपको आपके जो इवेंट की डिमांड है वो आपके हाथ में आ गई है अभी कि 8 से 10 किलोमीटर की आपकी रेस होती है। अब इसमें देखिए आपको एक बिल्कुल सिंपल लॉजिक है। अब 8 से 10 किलोमीटर की आपकी रेस होती है, अब आप उसको ट्रेनिंग करवाएंगे 50 किलोमीटर की, विच इज इररेलेवेंट। वो बिल्कुल मतलब वो मैच नहीं खाता है। तो सब किलोमीटर की आपकी रेस होती है, तो ज्यादा से ज्यादा आप उसको जैसे जो ट्रेनिंग करवा रहे हैं, डबल ऑफ द डिस्टेंस, मे बी 20 किलोमीटर या 25 किलोमीटर, दैट इज आल्सो वंस इन ए वीक टाइप, नॉट एवरी डे। तो आपने देखा रेस छोटी है आपकी, तो आपको उसको टेक्निकल स्किल्स में, आपको जैसे एमटीबी है, कुछ जैसे सेशंस मैंने भी स्विट्जरलैंड में जैसे अटेंड किए थे एमटीबी के, तो उसमें क्या है, जैसे आपका स्टॉपिंग हो गया, आपका जंपिंग हो तो ऑब्स्टिकल्स हो गया, राइडिंग इन द रूट्स हो गया, राइडिंग इन द स्लिप स्ट्रीम, वो आपको वाटर स्ट्रीम हो गया, या फिर क्लाइंबिंग का जो है उसके अंदर हो गया, या फिर माउंटिंग एंड डिसमाउंटिंग, जैसे इस तरह के जो स्किल के जो सेशंस हैं, या फिर जंपिंग ओवर द ऑब्स्टिकल हो गया। तो उन स्किल सेशंस पे आप ज्यादा काम कीजिए रादर देन डेवलपिंग द उसमें एंडोरेंस, बिकॉज एंडोरेंस आप जैसे हफ्ते में 1 बार या 2 बार आप करा सकते हैं, और जैसे बाकी 3 या 4 जो सेशन है वो स्किल बेस्ड आप ज्यादा रखिए। तो उसमें क्या होगा, उसमें आपके बच्चे को ज्यादा, मेरे हिसाब से आई थिंक दैट विल बी बेनिफिटेड, वो आपको ज्यादा फायदा होगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ओके, वेलकम। ओके, we finished the class of today. So Vinay, आप just a minute. RK, just one announcement is like we are finding every day हमारे participants पहले दिन 900 थे, और अभी यहाँ पर जो भी secretaries सुन रहे हैं state के, I would like to apprise them that आप you have to make sure that the boys from your state are taking part in these classes regularly. सभी secretaries से मेरी आग्रह है वे अपने अपने स्टेट के बच्चों को अटेंडेंस मेंटेन करें और देखें कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस पाठशाला क्लासेस का लाभ उठा सकते हैं। So every day we are finding that people attendance is getting low and low. Of course up to 300 तक मैं आज देखा था, 280-90 तक गए, लेकिन this is very less compared to the first day and first few days. So we have to take some measures, and सभी state के respective officials से मेरी आग्रह है कि please make sure that maximum participation is held so that these classes का फायदा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मिले. Thank you and very well presented Mr. Sharma for today's class. I think it was wonderful. All the students, all the cyclists will certainly take advantage of these classes and they must implement इसका फायदा उठाकर और वे अपने परफॉर्मेंस को सुधारें. Thank you very much everyone. Thank you Sharma ji. Thank you all Secretary Maxwell, everybody. Thank you very much. We close now. Okay. Thank you very much.